पिछली क्लास में मानहानि में जो हम लोगों ने बातचीत की थी उसके मुताबिक क्या था, मानहानि का अपकृत्य दो प्रकार से ये किया जाएगा, एक अपमान आलेख के माध्यम से, दूसरा अपमान वचन के माध्यम से। जो जनरली सामान्य तौर पर विचार रहता है लोगों का कि अपमान आलेख ये सिर्फ और सिर्फ लिखकर या मुद्रित करके ही प्रकाशित किया जा सकता है। हम लोगों ने देखा था इस प्रकार की बात नहीं है। अपमान आलेख इसका अर्थ सिर्फ इतना ही था कि कुछ स्थायी प्रकार से, कुछ परमानेंट प्रकार से अगर किसी की मानहानि की जाती है तो साधन चाहे लिखने का हो, चाहे ठीक है प्रिंटिंग का हो, और चाहे लिखने और प्रिंटिंग के समान स्थायी प्रभाव को उत्पन्न करने वाला कोई अन्य साधन उपयोग में लाया जाए, जो मसला है वो अपमान आलेख का ही माना जाएगा। हम लोगों ने देखा था कि प्रिंसेस आयरेना उनका मामला था जिनमें फीचर फिल्म इसके माध्यम से मानहानि की गई थी और उसे किस श्रेणी में रखा गया, अपमान आलेख की श्रेणी में। हम लोगों ने यह भी चर्चा की थी कि परमानेंट फॉर्म का कोई भी तरीका यह मानहानि करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, हमेशा मानहानि का जो प्रकार माना जाएगा वो अपमान आलेख का ही प्रकार माना जाएगा। हाँ, अस्थायी तरीका यानी जैसे बोलकर, यानी अपमान वचन, यानी सिलेंडर, उसे लाइबल कहते हैं, या फिर बॉडी जेस्चर, ठीक है शरीर की गतिविधियां, इसके माध्यम से अगर किसी व्यक्ति की मानहानि कर दी जाए तो भी उसे सिलेंडर ही माना जाएगा क्योंकि वह अस्थायी तरीका है। तो अगर तत्व में हम लोग देखें तो कहा यह जा सकता है कि अगर परमानेंट तरीके का इस्तेमाल करके किसी की मानहानि की गई है तो वह अपमान आलेख की श्रेणी की मानहानि है, और अगर अस्थायी तरीके का इस्तेमाल करके किसी की मानहानि की गई तो वह अपमान वचन की श्रेणी की मानहानि है। इस प्रकार की बात हम लोगों ने पिछले क्लास में देखी थी और हम लोगों ने देखा था कि अपमान आलेख इसके बारे में क्या था कि इंग्लैंड में यह अपराध और अपकृत्य दोनों माना जा रहा था, किंतु इंग्लैंड में अपमान वचन को अपराध मानने के लिए उन्होंने उसका विशेष श्रेणियों में आना यह आवश्यक माना था। यह माना था कि या तो वो ईश निंदा की श्रेणी का होना चाहिए, अपराध का उद्दापन, ठीक है अपराध करने के लिए किसी को प्रेरित करता हो इस श्रेणी का हो, किसी को बहकाने की श्रेणी का हो, एक कोई और बात थी, ठीक है। इस प्रकार की स्थिति हम लोगों ने देखी थी। हिंदुस्तान में हम लोगों ने देखा था इस प्रकार के कोई अंतर नहीं किए गए। अपमान आलेख और अपमान वचन में हिंदुस्तान में कोई अंतर नहीं किया गया था, यह हम लोगों ने देखा था। और साथ ही हम लोगों ने यह भी चर्चा की थी कि आज की तिथि पर अपमान आलेख और अपमान वचन की जो मान्यता प्राप्त श्रेणियां हैं, केवल इन्हीं के माध्यम से मानहानि होगी, यह स्थिति नहीं है, बल्कि नई श्रेणियों का विकास यह भी प्रारंभ हुआ है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने उस मामले में भी मानहानि के लिए प्रतिकर यह दिया है जबकि किसी वादी की पुत्री की आई हुई बारात को बिना शादी के वापस ले जाया गया, ये हम लोगों ने देखा था। और फिर हम लोगों ने अपमान आलेख पर विचार किया और अपमान आलेख इसे मानहानिकारक होने के लिए किस किस प्रकार का होना चाहिए इसकी चर्चा की थी। हम लोगों ने चर्चा की थी कि अपमान आलेख प्रथमतः झूठ है, यह वादी के द्वारा साबित किया जाना चाहिए, और वादी के द्वारा साबित किया जाना चाहिए यह इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि मानहानि का जो अपकृत्य है इसमें अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मानहानि करने के लिए किया गया है जो अभिव्यक्तता अपने स्वाभाविक अर्थों में, अपने प्राकृतिक अर्थों में मानहानिकारक है, तो फिर उनके झूठ होने की उपधारणा यह न्यायालय कर लेता है। और झूठ होने की उपधारणा के कारण से क्या होता है कि वादी को उनकी सत्यता उसी दशा में साबित करनी पड़ती है जबकि ठीक है वादी को अपनी बात की सत्यता उसी दशा में साबित करनी पड़ती है जिस दशा में प्रतिवादी ये साबित कर दे
कि उसने जो कुछ कहा वो सच है, तब वादी को अपनी बात की सत्यता साबित करनी पड़ेगी। और वादी की बात क्या है कि ये झूठ है। वादी की बात तो ये है कि ये झूठ है, ठीक है ना। वादी की बात तो ये है, प्रतिवादी की बात ये है कि ये सच है, ठीक है। तो वादी को अपनी बात की सत्यता का प्रमाण केवल उस दशा में देना पड़ेगा जबकि प्रतिवादी ये प्रमाण दे दे प्रथम दृष्टया कि साहब उसने जो कुछ छापा वही सच है। तब वादी को यह साबित करना पड़ेगा कि उसकी बात सच है, अर्थात जो कुछ छापा गया वो झूठ है। प्रथमतः न्यायालय ये उद्धारित करेगा कि whatever has been produced by the plaintiff before him, ठीक है, इन दी बाय द वे ऑफ प्लेंट, दैट इज फॉल्स, ठीक है, वो झूठ है वादी के संबंध में, ये न्यायालय उद्धारित करके चलेगा। और साथ ही आपको यह भी कहा था न्यायालय एक अन्य चीज को भी उद्धारित करेगा, और वो क्या, विद्वेष है वादी के प्रति प्रतिवादी का। किस सूरत में, कोई जस्टिफाइड एक्सक्यूज उस मानहानिकारक विवरण को छापने के संबंध में न होने के रूप में। न्यायालय यह भी उद्धारित करेगा कि प्रतिवादी के पास कोई जस्टिफाइड एक्सक्यूज नहीं है इस मानहानिकारक मटेरियल को छापने का, प्रकाशित करने के लिए। यह भी न्यायालय इस प्रकार का विद्वेष, क्योंकि विद्वेष के कई प्रकार हैं, आप लोगों ने आईपीसी में देखा है विद्वेष के कई प्रकार हैं, ठीक है, वहां, ठीक है, आपका कई प्रकार का विद्वेष हो सकता है, ठीक है। आईपीसी में दुराशय भी कई प्रकार का है, वहां कहा है जैसे कभी तो ज्ञान के रूप में दुराशय होता है, कभी, ठीक है, जानबूझकर काम करने के रूप में दुराशय होता है। इसी तरह अपकृत्य में भी विद्वेष कई प्रकार का हो सकता है, ठीक है। विद्वेष यहां इस सूरत का न्यायालय उद्धारित करेगा कि प्रतिवादी के पास यह मानहानिकारक विवरण छापने के लिए कोई न्याय संगत आधार ये उपलब्ध नहीं है। यह भी न्यायालय मानहानि के मामले में जो अपमान आलेख के माध्यम से वादी की मानहानि की जाती है तो उद्धारित करेगा। एक चीज खूब समझ ले, हेतु इसका कोई महत्व नहीं है, मोटिव इसका कोई महत्व नहीं मानहानि के अपकृत्य में, ठीक है। प्रतिवादी यह नहीं कह सकता कि साहब हमने जो मानहानिकारक विवरण छापा, ठीक है, इसे छापने के पीछे चूंकि मेरा कोई हेतु नहीं है, मेरा कोई मोटिव नहीं है, इन्हें बदनाम करना ये मेरी इच्छा नहीं थी, इसलिए हमें प्रतिकर के दायित्व के अधीन नहीं होना चाहिए, प्रतिवादी की बात नहीं चलेगी। बस इतना पर्याप्त है कि आपने छापा है और वह झूठ है, इतना पर्याप्त है, और आपके पास अन्य कोई एक्सक्यूज उसे छापने के लिए उपलब्ध नहीं है, बस पर्याप्त। हां, अगर बैड मोटिव ये वादी ने साबित कर दिया तो प्रतिकर की राशि बढ़ जाएगी, ठीक है। मोटिव का इस रूप में तो महत्व है, वो क्षतिपूर्ति की धनराशि इस पर तो असर डाल देगा, ठीक है, लेकिन अपकृत्य के होने में इसका कोई रोल नहीं है। दूसरी चीज हम लोगों ने देखी थी कि अपमान आलेख का वादी से संबंधित होना जरूरी था, वादी से संबंध उसका जरूर जोड़ना चाहिए था, वो झूठ होना चाहिए, ठीक है, वो लिखित होना चाहिए, तो लिखित का अर्थ, ठीक है, किसी परमानेंट फॉर्म में, ठीक है, उसका निर्मित किया जाना यह लिया गया था, ठीक है। लिखित का मतलब लिखित नहीं लिया गया था, लिखित का मतलब किसी परमानेंट फॉर्म में उसका निर्मित किया जाना यह लिया गया था। जैसे फीचर फिल्म उसे भी अपमान आलेख माना था, मूर्ति उसे भी अपमान आलेख माना, व्यंग चित्र उसे भी अपमान आलेख माना। और तीसरी बात आई थी कि इसे वादी से संबंधित होना चाहिए, और वादी से संबंधित होने के लिए आपसे कहा गया था कि अपमान आलेख में स्पष्ट रूप से वादी का वर्णन किया जाना यह कतई आवश्यक नहीं है, बस वादी का इतना वर्णन अपमान आलेख में मिलना पर्याप्त है मानहानि के अपकृत्य के गठन के लिए कि अपमान आलेख को सुविधापूर्वक वादी से संबंधित यह किया जा सके।
इतना पर्याप्त है। आपसे यह भी चर्चा हुई थी कि यहां तक कि अगर अपमान आलेख में लेखक को वादी के अस्तित्व के बारे में जानकारी यह भी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी अगर अपमान आलेख का संबंध वादी से जुड़ जाता है और वादी के संबंध में वो अपमानकारक है, तो भी वादी क्षतिपूर्ति की रकम ये वसूल लेगा। आपसे यह भी कहा गया था कि एक व्यक्ति के बारे में जो कुछ छापा गया, ठीक है, वो सच है और सच होने के कारण वह मानहानि के बचावों में है, और इसलिए जिसके संबंध में वो छापा गया, जिसको ध्यान में रखकर वो छापा गया, उसके संबंध में वो मानहानिकारक नहीं है। लेकिन अगर वही अपमानजनक आलेख या वही अपमानजनक सामग्री जो कि प्रकाशित की गई है वह किसी दूसरे के संबंध में भी लागू हो सकती है, और उसके संबंध में, जिसके संबंध में लागू हो सकती है और जिसे ध्यान में रखकर उसे छापा नहीं गया है, लेकिन उसके संबंध में वो लागू हो सकती है, तो भी वो व्यक्ति जिसे ध्यान में रख के आपने छापा नहीं था लेकिन उसके संबंध में लागू हो सकती है और उसके संबंध में वो झूठ है, तो वो व्यक्ति भी आपसे प्रतिकर वसूल लेगा। इसलिए अपमान आलेख इस रूप में किसी अपमानजनक सामग्री को प्रकाशित करते समय, अपमानजनक सामग्री यानी जो स्वाभाविक रूप से जिसमें प्रयुक्त किए गए शब्द अपने स्वाभाविक अर्थों में अपमानजनक है, ऐसी अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करते समय आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। आप जिस व्यक्ति को ध्यान में रखकर छाप रहे हैं, हो सकता है उसकी मानहानि न हो, क्यों? उसके संबंध में वो बात सच हो, लेकिन अगर वे शब्द किसी और को लागू हो गए और जिसको वो लागू हो गए उसके संबंध में वे झूठ हुए, तो आप ये तर्क नहीं दे पाएंगे कि हमें वादी के रूप में जो व्यक्ति सामने आया है इसके अस्तित्व की भी जानकारी नहीं थी और हम इसे ध्यान में रखकर छाप नहीं रहे थे, हमने इसके लिए नहीं छापा था। अगर उसके संबंध में वो लागू हो गया और उसके संबंध में वो झूठ है तो वो आपसे प्रतिकर वसूल लेगा, क्योंकि कानून ये है कि अगर आप मानहानिकारक विवरण यानी जो शब्द अपने स्वभाव में, अपने प्राकृतिक अर्थों में मानहानिकारक हैं, ऐसे शब्द अगर छाप रहे हो आप, तो अपनी जोखिम पर आप ऐसा कर रहे हो। वे शब्द किसी के भी संबंध में अगर लागू हो गए तो आपको प्रतिकर के दायित्व के अधीन आना होगा। हां, यह जरूर है कि वादी को दर्शित करना होगा कि अपमान आलेख के शब्द उसके प्रति किस प्रकार लागू हो रहे हैं, यानी उन शब्दों का कोई संबंध वादी से होना चाहिए। अगर कोई संबंध स्थापित हो गया तो आप प्रतिकर के दायित्व के अधीन हो। आपसे चर्चा हुई थी इंजीनियर हाल्टन बनाम जोन्स की। इंजीनियर हाल्टन वर्सेस जोन्स, उसमें स्थिति क्या थी कि संडे क्रॉनिकल्स अखबार के पेरिस स्थित संवाददाता के द्वारा डाइपे शहर में हुए मोटर फेस्टिवल का विवरण यह छापा गया था और उसमें कहा गया था कि आर्टेमस जोन्स नाम के पेखाम शहर के चर्च के वार्डन महिलाओं के साथ देखे गए, और वादी के रूप में जो व्यक्ति सामने आया वो न मोटर फेस्टिवल में भाग लिया था, न वो पेखाम शहर में रहता था, न वो चर्च का वार्डन था, ठीक है, कुछ नहीं था, और वो ध्यान में भी नहीं था संडे क्रॉनिकल्स अखबार वालों के जिस समय वो ये छाप रहे थे। लेकिन उसने ये साबित कर दिया, वो ऐसे साक्षी लाया जिन्होंने ये कहा कि हमने ये लेख इसी के बारे में समझा था, क्यों? जिस समय उसे वेपटाइज किया गया था, जिस समय उसका ईसाईकरण हुआ था, उस समय उसने अपना नाम थॉमस जोन्स रख लिया था और कालांतर में उसने अपने नाम के आगे आर्टेमस ये लगा लिया था। तो अपमान आलेख के संबंध में वह मापदंड लागू किया गया
कि ये मानहानिकारक था, क्योंकि मानहानिकारक कौन से कथन समझे जाते हैं, ये भी चर्चा पिछली क्लास में हुई कि मानहानिकारक कथन वे समझे जाते हैं जो दूसरों की नजर में वादी को घृणास्पद बनाए, हास्यास्पद बनाए, ठीक है ना, या उसके पेशे के संबंध में ऐसी बात कहें जो उसे पेशे में नुकसान पहुंचाए, या ऐसी बात कहें जो उसे ठीक है समाज से अलग थलग कर दे, और वो अपमानजनक है अगर जनता के सदस्य उन कथनों को वादी के संबंध में वैसा मानते हैं, यानी जनता के सदस्य। और जनता के सदस्य के बारे में मापदंड क्या लागू किया था कि जनता चूंकि एक बार पढ़ती है किसी भी चीज को, वो बहुत गंभीरता से नहीं पढ़ती चीजों को, इसलिए जो अपमान आलेख आपने छापा, अगर एक नजर पढ़ने में वैसा ही लग रहा है जैसा वादी बताता है, तो वो प्रतिकर का अधिकारी है। अब यहां देखें, न तो पेखाम शहर में रहते हैं, न चर्च के वार्डन है, न मोटर फेस्टिवल में भाग लिया है, लेकिन फिर भी न्यायालय ने माना कि विवरण इस प्रकार से छपा है कि प्रथम बार जनता तो एक ही बार पढ़ती, बार बार थोड़े पढ़ती ना, विश्लेषण करती है, तो अपमान आलेख वादी के संबंध में माना जा, और वादी के संबंध में यह झूठ है, वो महिलाओं के साथ नहीं घूम रहा था, इसलिए प्रतिकर मिलेगा। दूसरा मुकदमा था मॉर्गन बनाम आदम्स प्रेस लिमिटेड। दूसरा मुकदमा यह था मॉर्गन बनाम आदम्स प्रेस लिमिटेड। इसमें स्थिति क्या बन रही थी? इसमें स्थिति बन रही थी कि कुत्ता पकड़ने वाले दल, इसके ऊपर आरोप था कि इसने एक लड़की का अपहरण किया, और अपहरण करने के बाद एक विशेष स्थान, कैलिबर शायद नाम है स्थान का, वहां रखा है, और वादी कैलिबर में नहीं दूसरे स्थान पर उस लड़की के साथ रहा था, कैलिबर स्थान पर नहीं रहा, लेकिन वही सिद्धांत लागू किया कि जनता एक बार पढ़ती है चीजों को, बार बार थोड़ा ही पढ़ती है, एक बार पढ़कर अर्थ निकालती है, वो उतना पढ़ेगी ही नहीं कैलिबर लिखा है क्या लिखा है, कहां रही, तो ये देखेगी कि हाँ जनता इनके, ठीक है, कि लड़की इनके साथ रही। और वादी सामने आया, उसने कहा कि हम उस कुत्ते पकड़ने वाले दल के सदस्य नहीं है जिसने लड़की का अपहरण किया, लेकिन लड़की मेरे साथ रह रही थी, इसलिए लोगों ने ऐसा समझा कि अपमान आलेख मेरे बारे में लिखा गया, और हम उस कुत्ता पकड़ने वाले दल के सदस्य हैं, इसलिए मेरी मानहानि हुई, समाज की नजर में हम घृणास्पद ये हो गए। प्रतिकर वसूलने में कामयाब रहे ये सारे लोग। तीसरा मुकदमा कौन सा था? न्यूस्टेड बनाम लंदन एक्सप्रेस लिमिटेड। न्यूस्टेड ये बोरवेल के रहने वाले थे, इनके ऊपर आरोप था कि द्विविवाह इन्होंने किया, उसके लिए दोष सिद्ध हुए थे। जो न्यूज़पेपर था उसने छापा था, और न्यूस्टेड नाम का एक हेयर ड्रेसर ये भी था, उसके संबंध में वो बात झूठ थी, लेकिन वो भी प्रतिकर वसूलने में कामयाब रहा। तो कुल मिलाकर जो अपमान आलेख के बारे में स्थिति आई कि अपमान आलेख कैसा होना चाहिए? झूठ होना चाहिए, लिखित होना चाहिए, और लिखित का मतलब परमानेंट फॉर्म में एक्सप्रेस, इसे अपमानजनक होना चाहिए, अपमानजनक किसकी नजर में? जनता की नजर में, और इसे वादी से संबंधित होना चाहिए। लेख का वादी से संबंध नाम लेकर जोड़ा गया हो ये जरूरी नहीं है, बस वादी से इतना संबंध स्थापित हो गया हो कि जनता लेख को वादी से संबंधित मानती हो, बस इट इज सफिशिएंट टू कमिट द टॉर्ट ऑफ डिफेमेशन। यहां तक बात हुई थी। इसके बाद अगर जो डिफेमेशन का टॉर्ट है इसे आप कमिट करना चाहते हो, या किसी ने इसे कमिट किया है, ऐसे मुकदमे में सफलता ये अर्जित करना चाहते हो एज अ वादी, एज अ प्लेंटिफ, देन यू मस्ट प्रूव, एक चीज और आपको प्रूव करनी पड़ेगी कि इसने पब्लिकेशन किया था। किसने? प्रतिवादी ने पब्लिकेशन किया है, यह चीज आपको और प्रूव करनी पड़ेगी। और पब्लिकेशन ये एक स्पेशल टर्म है, ये एक स्पेशल टर्म है। इस
ये जो टर्म है, इसका मानहानि के अकृत्य में क्या अर्थ होता है, ये समझ लेना जरूरी है। क्योंकि आम जनता पब्लिकेशन का मतलब समझती है छाप देना किसी चीज को, ठीक है, प्रिंटेड फॉर्म में ले आना, यह पब्लिकेशन का सामान्य अर्थ जनता में समझा जाता है। जबकि मानहानि के अकृत्य में पब्लिकेशन का अर्थ यह नहीं है, प्रकाशन का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है। कानून में शब्दों के तकनीकी अर्थ ये होते हैं, और कानून में हमें शब्दों के उन्हीं तकनीकी अर्थों को ग्रहण ये करना पड़ता है। प्रकाशन, ये मानहानि के अकृत्य में क्या समझा जाता है, इसका मतलब है, प्रकाशन का मतलब मानहानि के अकृत्य में लिया जाता है कि आप डिफेमेटरी मटेरियल को दूसरे की जानकारी में ले आए, दूसरे की जानकारी इसमें लाने के लिए आपने किस माध्यम का इस्तेमाल किया, इससे मतलब नहीं, बस दूसरे की जानकारी में आना चाहिए। आपकी उपेक्षा से भी आप जानबूझकर दूसरे की जानकारी में नहीं लाए, उपेक्षा आपकी थी, इस वजह से वो दूसरे की जानकारी में आ गया, तो भी पब्लिकेशन हो गया है। यानी अगर आपने अपमानालेख लिखा, वो झूठ लिखा, वो मानहानिकारक है जनता की नजर में, और वह वादी से संबंधित है, और आपने प्रकाशित कर दिया, प्रकाशित करने में आपने जानबूझकर प्रकाशित किया या आपकी उपेक्षा से प्रकाशित हो गया, इससे मतलब नहीं। You are liable for the compensation. The liability of compensation may be imposed on you. You may be charged with the liability of compensation. आपके ऊपर प्रतिकर का दायित्व तो यह आ जाएगा। क्या होगा? प्रकाशन आपने किया, प्रकाशन क्या मीनिंग देयर बाय, प्रकाशन का अर्थ क्या है मानहानि की विधि में, आप दूसरे की जानकारी में ले आए। जब आप दूसरे की जानकारी में ले आए, बात खत्म हो गई। दूसरे की जानकारी, आपने एक बंद पत्र लिखा, बंद पत्र, और जिसके बारे में लिखा उसी को पोस्ट कर दिया, ठीक है, और उसमें मानहानिकारक विवरण ये लिखा है आपने। अब वही खोले तो कोई बात नहीं, तो कोई मानहानि नहीं हुई, क्योंकि प्रकाशित नहीं हुआ। दूसरे की जानकारी में लाना, यह है प्रकाशन, ठीक है। कितने लोगों की जानकारी में आया, यह क्षतिपूर्ति के पॉइंट पर जाकर रिलीवेंट होगा, ठीक है, कितने लोगों की जानकारी में आया। लेकिन मानहानि का अकृत्य उसी क्षण गठित हो जाएगा जिस क्षण एक की भी जानकारी में आ जाएगा। हाँ, ये ठीक है कि तब अकृत्य कम मिले, वो प्रतिकर कम मिलेगा, और अगर बहुतों की जानकारी में आ गया तो प्रतिकर ज्यादा मिलेगा। इसलिए कितनों की जानकारी में प्रकाशित हुआ, यह क्षतिपूर्ति के विषय पर, क्षतिपूर्ति के बिंदु पर सुसंगत तथ्य है, किंतु मानहानि के गठन के लिए सुसंगत मात्र इतना कि आपने प्रकाशित कर दिया। प्रकाशित यानी दूसरे की जानकारी में ले आए, आपने मानहानिकारक विवरण को अंतर्ग्रस्त करने वाला, ठीक है, एक लेटर लिखा, उसे बंद लिफाफे में रखकर संबंधित व्यक्ति जिसके लिए वो लिखा गया उसी को भेज दिया, उसी ने खोला, कोई मानहानि नहीं। किसी उसने नहीं खोला, किसी और ने खोला, लेकिन दुर्भाग्य से खोल लिया, दुर्घटना से खोल लिया। आप उसको जो भी लेटर लिखते थे वही खोलता था, बाई चांस ये किसी और ने खोल लिया, अब भी प्रकाशन नहीं हुआ, अब भी नहीं हुआ, क्योंकि दुर्घटना ये जनरल जस्टिफिकेशन है, और जनरल जस्टिफिकेशन हर टॉट पर लागू हो जाएगा, जैसे जनरल एक्सेप्शन हर अपराध पर लागू हो जाते हैं। लेकिन आप जानते थे कि आदतन पत्र उसके सेक्रेटरी ही खोलते हैं, उसका पत्र आदतन वो नहीं खोलता, कोई और ही खोलता है, और फिर आपने ऐसा किया, प्रकाशन हो गया, किसी और ने खोल लिया, प्रकाशन हो गया। आपने टेलीग्राम किया या पोस्ट कार्ड पर मानहानिकारक विवरण लिखकर भेज दिया, तो कोई भी पढ़ लेगा, प्रकाशन हो गया है, ठीक है। और आप जानते हैं कि मानहानि का अकृत्य उसी क्षण गठित हो जाएगा
जिस क्षण आपने ऐसे विवरण को प्रकाशित किया जिससे मानहानि हो सकती थी, मानहानि हुई, इससे कोई मतलब नहीं। मानहानि हुई तो प्रतिकर बढ़ जाएगा, नहीं हुई, हो सकती थी लेकिन नहीं हुई, तो भी अकृत्य तो घटित हो ही जाएगा। ठीक है, मानहानि हुई नहीं हुई मीनिंग देर भाई आपने परिहास का विषय बनाना चाहा, लेकिन परिहास का विषय वो बना ही नहीं, ये अलग स्थिति है। ठीक है ना, तो प्रकाशन केवल इतने से मान लिया जाएगा। आपकी किताबों में मुकदमा है, वादी जानता था, वो सॉरी प्रतिवादी जानता था कि वादी उर्दू का जानकार नहीं है, उसने उसे उर्दू में पत्र लिखा। अब जब आप उर्दू में पत्र लिखोगे तो जाहिर सी बात उर्दू जानने वाले को बुलाना पड़ेगा। उसने बुलाया, उर्दू जानने वाले ने पढ़ा, उसकी जानकारी में आ गया, प्रकाशन माना गया। ठीक है, प्रकाशन हो गया है, आपकी उपेक्षा से प्रकाशन हुआ। आपने जानबूझकर ऐसी स्क्रिप्ट और ऐसी लैंग्वेज का चुनाव कर लिया जिसमें प्रकाशन हो जाने की संभावना थी और वो प्रकाशित हो गया। ठीक है, हां ये जरूर है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार प्राप्त है और वो अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर रहा था, ठीक है, अपने विशेष, अब हम लोगों ने ड्यूरल रिलेशन पढ़े हैं इसके हॉफील्ड में, हॉफील्ड का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा है। तो अगर हमें विशेषाधिकार है तो आप में निर्योग्यता होगी। ठीक है, एक में विशेषाधिकार होगा तो दूसरे में निर्योग्यता होगी। अब मान लीजिए वकील महोदय हैं, एडवोकेट हैं, उनमें विशेषाधिकार है। ठीक है, उनमें विशेषाधिकार है कि वे अपने मुवक्किल की ओर से अपने मुवक्किल के विपक्षी को किसी भी भाषा में नोटिस ये दे सकते हैं। ठीक है ना, उन्हें विशेषाधिकार होता है। अब अधिवक्ता महोदय स्वयं नहीं लिख रहे थे नोटिस, वे अपने, ठीक है, मुंशी अपने क्लर्क उससे लिखवा रहे थे। तो चूंकि अधिवक्ता महोदय में विशेषाधिकार है, ठीक है, इसलिए वो जो कुछ लिखवा रहे हैं, वो जो कुछ लिखवा रहे हैं क्लर्क से लिखवा रहे हैं, तो क्लर्क की जानकारी में आ रहा है। ठीक है, प्रकाशन हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी चूंकि उनके पास विशेषाधिकार है इसलिए इसे प्रकाशन नहीं माना जाएगा और मानहानि नहीं होगी। ठीक है ना, जहां विशेषाधिकार आ जाए वहां बात अलग है। अदरवाइज किसी अन्य की जानकारी में आप मानहानिकारक विवरण लाएंगे, यहां वकील महोदय अपनी मुंशी की जानकारी में ले आए हैं मानहानिकारक विवरण, उसी का लिखवाया है उन्होंने, लेकिन चूंकि वकील साहब के पास विशेषाधिकार है इससे संबंधित पक्ष ये नहीं कह सकता कि आपने हमें भेजने से पहले, भाई हमें नोटिस देना आपका काम था तो आप खुद लिखते हमें भेजते, आप दूसरे की जानकारी में क्यों लाए, ये नहीं कह सकता दूसरा व्यक्ति, क्योंकि वकील साहब के पास विशेषाधिकार है तो दूसरे पक्ष में निर्योग्यता है, कुछ नहीं होगा, ये प्रकाशन नहीं है। इंग्लैंड में जरूर एक बात रहती थी कि पति अगर पत्नी को क्या करता था, मानहानिकारक कोई विवरण ये भेजता था तो भी मानहानि नहीं मानी जाती थी, कारण ये पति पत्नी एक माने जाते थे सामान्य विधि में। लेकिन हिंदुस्तान में अब तो वहां भी नहीं, अब तो वहां भी पति पत्नी अलग अलग मान लिए, लेकिन हिंदुस्तान में ये बात कभी भी लागू नहीं हुई, क्योंकि हिंदुस्तान में इंग्लैंड का अपकृत्य संबंधी वही कानून लागू हुआ जो न्याय साम्य और शुद्ध अंतःकरण के सिद्धांतों के अनुकूल था। यह नियम न्याय साम्य और शुद्ध अंतःकरण के सिद्धांतों के अनुकूल कभी रहा ही नहीं। पति पत्नी को अलग अलग माना जाना यही ठीक था। तो हिंदुस्तान में हमेशा से ही, और इंग्लैंड में, अब इंग्लैंड में भी, कि अगर पति भी पत्नी को मानहानिकारक कथन, ठीक है, लिखकर भेजेगा और कोई पढ़ लेगा, किसी की जानकारी में आ जाएगा, तो मानहानि का अपकृत्य घटित होगा। ठीक है, क्योंकि उसने प्रकाशित कर दिया। हां, पत्नी ही खोले तब बात अलग है, पति ने भेजा और पत्नी ने ही खोला। पहले पति पत्नी की मानहानि कर ही नहीं सकता था, पत्नी पति की मानहानि कर ही नहीं सकती थी इंग्लैंड में।
हिंदुस्तान में हमेशा से, हिंदुस्तान में तो प्रकाशन अगर वो पत्नी को भी लिखता है और किसी की जानकारी में आ जाता है तो प्रकाशन ये माना जाएगा। यानी प्रकाशन होना जरूरी है। और प्रकाशन का अर्थ मानहानि में क्या लिया जाएगा? मानहानि के प्रति में दूसरे की जानकारी में आना। तो अपमान आलेख के माध्यम से आप प्रकाशन अपमान आलेख के माध्यम से अगर आप मानहानि करना चाहते हैं या वादी प्रतिकर प्राप्त करना चाहता है अपमान आलेख के द्वारा मानहानि किए जाने के लिए, तो उसे 4-5 बातें सिद्ध करनी है। एक, अपमान आलेख उसके संबंध में झूठ है जिसकी प्रथमता न्यायालय उद्धारणा करेगा। हां, प्रतिवादी सबूत के भार को डिस्चार्ज कर देता है तो फिर वादी को साबित करना पड़ेगा कि वो झूठा ही है। दूसरा, अपमान आलेख लिखित या समतुल्य ढंग से, ठीक है, निर्मित ये होना चाहिए। तीसरा, अपमान आलेख को अपमानजनक होना चाहिए। अपमानजनक होना चाहिए तो वो 3-4 बातें कि उनमें से किसी एक बात को संतुष्ट उसे करना चाहिए कि वादी हास्यास्पद हो रही हो उसकी स्थिति, ठीक है, घृणास्पद हो रही हो समाज में, उस पर अपराध करने का आरोप लगाया गया हो, पेशे में उसकी स्थिति खराब हो रही हो, समाज में अलग थलग हो रहा हो, और उसे वादी से संबंधित होना चाहिए। इसके अलावा उसका प्रकाशन ये भी होना चाहिए। और अपमान वचन की स्थिति में भी यही स्थितियां हैं। अपमान वचन को झूठ होना चाहिए, उसे प्रकाशित होना चाहिए, उसे वादी से संबंधित होना चाहिए, ठीक है, और हिंदुस्तान में उससे कोई विशेष क्षति हुई हो न हुई हो उसे अपकृत्य माना जाएगा और वादी प्रतिकर वसूल लेगा। इंग्लैंड में यह जरूर है कि केवल 4 श्रेणियों के अपमान वचन हैं जिनके संबंध में प्रतिकर की वसूली सिर्फ इस कारण से कि वे कहे गए हैं वादी के द्वारा की जा सकती है, अन्यथा वहां अपमान वचन की सूरत में विशेष क्षति का सबूत देना जरूरी है। लेकिन इंग्लैंड और हिंदुस्तान दोनों जगह अपमान वचन को वादी से संबंधित झूठ और प्रकाशित ये तो होना ही चाहिए। ये दोनों जगह पोजीशन है अपमान वचन के संबंध में। इंग्लैंड में आपने देखा था कि अगर किसी पर अपराध करने का कारावास से दंड नहीं है, अपराध करने का आरोप, ठीक है, अपमान वचन के माध्यम से लगाया गया तो इसे स्वयं क्षतिकारक माना गया है और बिना विशेष क्षति के सबूत कोई वादियों की माना गया। महिला पर दुष्चरित्रता का आरोप यह लगाया गया था, देखे थे आपने। किसी व्यक्ति पर संक्रामक रोग इससे ग्रसित होने का, ठीक है, आरोप आपने अपमान वचन के माध्यम से तो लगाया था, तो ये स्वतः वादियों के माने गए थे। हिंदुस्तान में अपमान वचन और अपमान आलेख में कोई फर्क ही नहीं, यहां विशेष क्षति का सबूत देना ही नहीं। लेकिन यह ठीक है कि अपमान वचन को भी अपमान आलेख की तरह हिंदुस्तान और इंग्लैंड दोनों जगह वादी से संबंधित होना चाहिए, झूठ होना चाहिए और प्रकाशित होना चाहिए। प्रकाशित का मतलब वही दूसरों की जानकारी में उसको आना चाहिए। हिंदुस्तान में भी महिला को दुष्चरित्र कहना, अपराध का आरोप लगाना, ये मानहानि के प्रकार हैं। एक चीज, क्या गाली देना मानहानि है? देखिए, गाली 2 तरह की है। एक गाली ऐसी है जो आपको प्रकुपित तो करती है, आपको गुस्सा तो दिलाती है, और गुस्सा इस ढंग से दिलाती है कि आप लोग शांति। देखिए, हर गाली गुस्सा भी नहीं दिलाती, गाली गुस्सा दिलाती है ये कोई सिद्धांत नहीं है। व्यक्तियों में ऐसे रिश्ते हो सकते हैं कि वे एक दूसरे को गाली देकर बात करें और उनमें आत्मीयता बढ़े, ठीक है, उनमें से कोई अपमान अनुभव नहीं करेगा। इसलिए ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि गाली गुस्सा दिलाती है। गाली प्रेम बढ़ाती है, ठीक है, गाली ऐसी भी है, गाली प्रेम भी बढ़ाती है। गाली मन को प्रसन्न करती है, ठीक है, विवाह में द्वारचार के अवसर पर गाली गाई जाती है तो वो मन को प्रसन्न करती है। गाली मन को प्रसन्न करती, गाली
हमेशा मन को कष्ट देगी, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। और गाली ये आपको इस ढंग से गुस्सा दिला सकती है, इस ढंग से प्रकोपित कर सकती है कि आप लोक शांति को, संभावना इस बात की पैदा हो जाए कि आप लोक शांति को भंग कर दें, भले ही न करें, क्योंकि हर आदमी वो कर ही थोड़े देता है, जिसके करने का अवसर आ जाता है, ठीक है ना। और इसी बात को 503 आईपीसी में अपराध बनाया गया है। क्या कहा उसने वहां कहा है कि कोई ऐसा काम करना जो व्यक्ति को इस सीमा तक प्रकोपित कर दे कि लोक शांति का भंग हो जाना संभाव्य हो। कोई ऐसा काम में गाली देना भी है। जब आप किसी को गाली इस प्रकार दे रहे हो कि आपके गाली देने से संभाव्य है कि वो प्रकोपित हो और लोक शांति को भंग कर दे, तो 504 के अंतर्गत दंड आपको मिलेगा, 503 में अपराध होगा। आप देखते हैं गाली गलौज जब करने का आरोप आप किसी पर लगाते हो तो एफआईआर में तो ठीक है 504 सेक्शन लिख कर आता है, ठीक है ना। लेकिन वहां गाली इस प्रकार दी जाती है कि व्यक्ति प्रकोपित होकर लोक शांति को भंग कर देगा, ठीक है ना। तो एक गाली हुई जो आपको प्रकोपित करती है, एक गाली है जो आपको प्रकोपित करती है, वो गाली अपराध तो है किंतु अप्रत्य नहीं है, उसके लिए प्रतिकर नहीं वसूला जा सकता, वो सिर्फ आपको प्रकोपित कर रही है। हमने आपसे जब अप्रत्य शुरुआत की थी तब चर्चा की थी कि गलत काम एक प्रकार का नहीं होता, गलत काम मूलतः 2 प्रकार के होते हैं, और अगर और ठीक से कहें तो गलत काम मूलतः 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। लेकिन ब्रॉड कैटेगरी 2 ही प्रकार की है, एक विधिक गलत और दूसरा नैतिक गलत, ठीक है ना। गलत सिर्फ एक प्रकार का नहीं होता, एक 2 प्रकार का गलत है ब्रॉड कैटेगरी में, एक नैतिक गलत है, दूसरा विधिक गलत है। नैतिक गलत ये जो श्रेणी है कामों की, ठीक है, ये विधिक गलत होने की प्रथम अवस्था है, अर्थात जो नैतिक गलत है कल वो विधिक गलत हो सकता है, या यूं कहे प्रत्येक विधिक गलत कभी ना कभी नैतिक गलत रहा है, ठीक है ना। लेकिन प्रत्येक नैतिक गलत विधिक गलत नहीं होता। मां बाप को गाली देना मीनिंग देर भाई उनकी बात ना मानना, ये नैतिक गलत है, विधिक गलत नहीं है, ठीक है, नैतिक गलत है ये, ठीक है, लेकिन विधिक गलत नहीं है। लेकिन अवयस्कता की आयु में, विवाह करने के संबंध में मां बाप की राय ना मानना, किसी के संग चले जाना, किसी के संग चले जाना तो कोई अपराध का गठन नहीं करता, लेकिन किसी का आपकी भले ही आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए आपको मां बाप की इच्छा के विरुद्ध ले जाना अपराध का गठन कर देगा, ठीक है ना। तो नैतिक गलत और विधिक गलत 2 प्रकार के गलत हैं, एक नैतिक गलत है, दूसरा विधिक गलत। तो नैतिक गलत यह विधिक गलत की पूर्ववर्ती अवस्था है, लेकिन जब नैतिक गलत ऐसा लगने लगता है कि अब समय आ गया है कि इस नैतिक गलत को अगर होने दिया गया तो यह नैतिक गलत इतना बढ़ चुका है, अब यह समाज की व्यवस्था के लिए खतरा यह बन जाएगा, तो उस नैतिक गलत को रोकने के लिए विधि अपना संरक्षण यह उत्पन्न करती है, ठीक है ना। और विधि उस नैतिक गलत को रोकती है। विधि जब उस नैतिक गलत को रोकती है तो 2 तरह से रोकती है, या तो उसे अकृत्य बना देती है और या उसे अपराध बना देती है। जब वो ये देखती है कि नैतिक गलत इस श्रेणी का है कि इससे समाज अस्त व्यस्त हो जाएगा अगर इसको होने दिया गया, और ये इतना बढ़ चुका है कि अब इसको दंड देकर भी या दंड की कीमत पर भी
रोकने के अलावा कोई चारा नहीं बचा तो वह उसे अपराध घोषित कर देती है। और जब उस श्रेणी का गलत नहीं होता वो, लेकिन हां उससे समाज में गड़बड़ ये हो रहा होता है, तो फिर वो उसे अकृत्य ये घोषित कर देती है। जैसे उसने कहा कि गाली देना, उसने गाली देना इस ढंग से कि आदमी प्रकुपित हो जाए और इस स्तर तक प्रकुपित हो जाए कि वह लोक शांति को भंग करने की संभावना तक प्रकुपित हो जाए, इसको उसने कहा कि अपराध होगा 503 में। ठीक है, उसने कहा यह अपराध होगा कि आप गाली देकर व्यक्ति को इस सीमा तक प्रकुपित कर रहे हैं कि वह लोक शांति को भंग कर सकता है। लेकिन अगर आपने इस सीमा तक प्रकुपित नहीं किया, लेकिन गाली दिया आपने, ठीक है, आपने गाली दी लेकिन इस सीमा तक प्रकुपित नहीं किया, कोई अपराध नहीं, कोई अपराध नहीं। ठीक है, एक सज्जन पुरुष है, ठीक है, उसे देते रहो गाली, वो तो सुनेगा ही नहीं। ठीक है, हालांकि अपराध तब भी हो जाएगा क्योंकि वो प्रकुपित हुआ नहीं हुआ इससे तुम्हारा दोष थोड़ा ही कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप गाली सिर्फ दे रहे हो, उससे उसका अपमान नहीं हो रहा। देखिए, मानहानि गाली देने से होगी या नहीं होगी, हमारा प्रश्न, मूल प्रश्न यह है। और मानहानि ये किस कथन से होती है? उस कथन से होती है जिससे व्यक्ति हास्यास्पद हो जाए, समाज में घृणास्पद हो जाए। ठीक है ना, जिससे वो हास्यास्पद घृणास्पद हो जाए या पेशे में उसके नुकसान हो, और या फिर समाज उसे अलग थलग करे, ये मानहानि है। तो प्रत्येक गाली ये स्थिति पैदा नहीं करती। ठीक है, प्रत्येक गाली, आपने सिर्फ गालियां दी आदमी को, लोक शांति भंग, ठीक है, अपराध है। अब आपने ऐसी गाली दी आदमी को जिससे उसकी समाज में नजर स्थिति हास्यास्पद हो गई। आपने कहा अमुक व्यक्ति वैश्य का पुत्र है, अब आप गाली भी दे रहे हो और इस गाली से व्यक्ति की स्थिति समाज में हास्यास्पद हो रही है। अब मानहानि, ठीक है, अब है मानहानि। तो गाली दो प्रकार की है। आपसे कई बार प्री में पूछते थे क्या गाली देने से मानहानि होती है? तो अगर बेर पूछें कि गाली देने से मानहानि होती, नहीं होती। गाली देने से अपराध ये तो हो सकता है, गाली देने से अपराध भी होगा हमेशा, ये भी नहीं है। अगर ये लिखा जाए कि ये कहना सही है कि गाली देना अपराध है, तो गलत है। नहीं, गाली देना अपराध नहीं है, हमेशा नहीं है, हमेशा नहीं है। जब इस प्रकार दी जाए कि व्यक्ति प्रकुपित होकर लोक शांति को भंग कर देने की संभावना यह पैदा हो जाए, तब है। बाकी गाली, मानहानि गाली से ये तभी होगी जब गाली ऐसी हो जो व्यक्ति की मानहानि करती हो। और मानहानि का मतलब क्या हुआ? 3 कामों में से, 4 कामों में से कोई एक काम भी करती हो गाली, तभी तो होगा, नहीं कैसे हो जाएगा? ठीक है, तो गाली से मानहानि ये होगी जरूरी नहीं है, लेकिन अपमान वचन हो चाहे अपमान आलेख हो, 3-4 चीजें आपको साबित करनी है। ठीक है, फिर सवाल ये पैदा होता है, छोटे छोटे सवाल जो आपसे प्री में पूछ लिए जाते हैं। क्या मृतक व्यक्ति की मानहानि हो सकती है? मृतक व्यक्ति की मानहानि नहीं हो सकती, क्योंकि व्यक्ति का मान सम्मान सब व्यक्ति के साथ ये चला जाता है। व्यक्ति के जाते ही उसका मान सम्मान अपमान कुछ नहीं बचता है। और जब हम लोगों ने अपकृत्य के संबंध में मृत्यु ये देखी थी, तो हम लोगों ने देखा था कि वेदर इट इज, ठीक है, चाहे ये हिंदुस्तान हो और चाहे इंग्लैंड, दोनों जगह है, मानहानि इससे संबंधित वाद कारण व्यक्ति की मृत्यु के साथ समाप्त माना गया है। एक्शियो पर्सोनलिस मारिंटर कम पर्सोना मानहानि के संबंध में लागू होता है, और वाद कारण व्यक्ति के साथ खत्म यह माना जाएगा। लेकिन अगर मृतक व्यक्ति के बारे में इस प्रकार कथन किया गया है जो मृतक व्यक्ति की मानहानि तो करता ही है,
ठीक है, उसका प्रभाव ये वर्तमान व्यक्ति पर भी पड़ रहा है, जो जीवित है, वादी पर भी पड़ रहा है। इनकी मृतक मां वैश्या थी। ठीक है, अब तो मृतक व्यक्ति के बारे में जो कुछ कहा गया वो वादी से भी संबंधित हो रहा, और वादी, ठीक है, उसकी मानहानि ये भी तो हो रही समाज में। आप कह रहे हो उसकी मां वैश्या थी। अब मृतक व्यक्ति के, ठीक है, मानहानि नहीं, अब जीवित व्यक्ति की मानहानि का सवाल है, लेकिन मृतक व्यक्ति की मानहानि के लिए कोई मुकदमा ये दाखिल नहीं होगा, क्योंकि मृतक व्यक्ति हम लोगों ने देखा था उसके संबंध में एक्सियो पर्सोनालिस मैरिटल पर्सोना के आधार पर मानहानि से संबंधित वाद कारण समाप्त मान लिया जाता है। ठीक है, फिर अगला सवाल, इस पर तो हमारे सामने भी प्री में सवाल पूछा गया जब हम प्री दे रहे थे कि क्या वर्ग की मानहानि हो सकती है, जिसे कहा जाए सारे वकील चोर हैं, क्या इस प्रकार से मानहानि हो सकती है? तो वर्ग की मानहानि संभव है, लेकिन वर्ग आइडेंटिफिएबल होना चाहिए। अगर बहुत बड़े वर्ग के बारे में कुछ कहा गया है, जैसे सारे वकील चोर हैं, यह कहा गया है, तो फिर मानहानि नहीं होगी। कारण क्यों नहीं होगी? इसलिए नहीं होगी क्योंकि यह सामान्य बुद्धि और अनुभव का विषय है। जैसे ही कोई कहता है कि सारे डॉक्टर चोर, सारे वकील चोर, सारे टीचर अकर्मण्य नहीं पढ़ाते हैं, सारे टीचर मूर्ख हैं, वैसे ही जो सुन रहे होते हैं उनके मन में यह आ जाता है कि यह चिढ़ता है वकीलों से, डॉक्टरों से, टीचरों से, इसलिए ऐसा कह रहा है। वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके कथन के आधार पर संबंधित वर्ग के व्यक्तियों के बारे में सुनने वाले कोई राय नहीं बनाते। यह सामान्य बुद्धि और अनुभव का विषय है। जब जनरलाइज स्टेटमेंट दिया जाता है, जब सामान्यता को अंतर्निहित करने वाला स्टेटमेंट दिया जाता है, तो उसकी सत्यता, इस पर कोई विश्वास नहीं करता। ठीक है ना? और क्योंकि सत्यता पर विश्वास नहीं करते स्टेटमेंट, इसलिए मानहानि का कोई प्रश्न ही नहीं। ठीक है, तो वर्ग की मानहानि हो सकती है, लेकिन वर्ग इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि उसके बारे में किए गए कथन सुनने वालों के द्वारा असत्य मान लिए जाए। ठीक है, वैसे वर्ग की मानहानि हो सकती है। शाहजहांपुर के वकील चोर हैं, अब हो सकती है। अब इस दशा में शाहजहांपुर के सारे वकीलों को वाद कारण यह उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन आप कहो सारे वकील चोर होते हैं, अब नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि सुनने वालों को इस कथन की सत्यता पर कोई विश्वास ये नहीं आएगा। ठीक है, इस ढंग से मानहानि नहीं हो सकती। ठीक है, क्या गवर्नमेंट की मानहानि हो सकती है? तो गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स, ठीक है, और आपके वे लोग जो स्थानीय प्राधिकारी हैं, इस श्रेणी में आते हैं, और वे लोग जो गवर्नमेंट के काम करते हैं, गवर्नमेंट की इंस्ट्रूमेंटलिटीज हैं, जिन्हें अन्य प्राधिकारी हम लोग अनुच्छेद 12 की भाषा में कहा करते थे, उनकी भी मानहानि नहीं हो सकती। ये इसलिए माना गया है कि ऐसे काम करते हैं, ठीक है, जिसमें आलोचना ये होनी चाहिए। ठीक है ना? ये आलोचना इनकी होगी, और अगर आलोचना रोक दी जाए इनकी, तो समाज का जो नुकसान होगा वो ज्यादा बड़ा है। ठीक है, बनस्पत इसके कि इनकी आलोचना हो जाए, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन सरकारी कर्मचारी और सरकारी अधिकारी की मानहानि हो सकती है, गवर्नमेंट की मानहानि अलग बात है। ठीक है, हालांकि सरकारी अधिकारी गवर्नमेंट का पार्ट है, लेकिन गवर्नमेंट की एज अ होल मानहानि, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की मानहानि, स्थानीय प्राधिकारी की मानहानि ये नहीं हो सकती। इसके लिए मानहानि का मुकदमा नहीं आएगा।
लेकिन सरकारी कर्मचारी की मानहानि अगर आपने की तो वो आ जाएगा। लेकिन जरूरी यह है कि सरकारी कर्मचारी के बारे में जो कुछ आपने लिखा वो भले ही सच ना हो, लेकिन आपको सत्यता उसकी क्या है ये पता लगाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। अगर आपने बिना सत्यता का पता लगाए उसके बारे में कोई ऐसी टिप्पणी छाप दी मीनिंग दर में प्रकाशित कर दी, ठीक है, चाहे लिखकर चाहे जैसे, जो कि झूठ पाई गई और मानहानिकारक थी, तो मानहानि का मुकदमा आ जाएगा। हां, आपने ठीक है खोजबीन की, आपको जो कुछ पता लगा वो आपने छापा और इनफैक्ट वो सच नहीं था, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि जो सरकारी अधिकारी हैं उनके बारे में भी मानहानि का स्टैंडर्ड इतना सख्त नहीं रखा गया है, क्योंकि उनके बारे में ठीक है सत्यता जान पाना थोड़ा कठिन होता है, और उनके बारे में इस आधार पर मानहानि का मुकदमा न लाए जाने में समाज का ज्यादा हित है कि कही गई बात सच नहीं उस दशा में, जबकि कहने वाले ने सत्यता जानने का प्रयास किया, नहीं जान पाया, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स की मानहानि हो सकती है बशर्ते जो प्रतिवादी के तौर पर योजित है उसने सत्यता जानने का प्रयास किए बिना ही उनके बारे में मानहानिकारक विवरण ये प्रकाशित किया हो। जनप्रिय व्यक्ति, बड़े बड़े हीरो, बड़े बड़े खिलाड़ी, इनके बारे में भी यही स्टैंडर्ड लागू किया जाता है। ये अगर मानहानि होने की शिकायत कर रहे हैं, अगर प्रतिवादी ये साबित कर दे कि उसने जो कुछ छापा वह सच है अथवा झूठ, इसे जानने के लिए उसने संभव प्रयास किए थे और जो उसे सच पता लगा वही उसने छापा है, तो भले ही बाद में वो झूठ निकले, लेकिन जनप्रिय व्यक्तियों की मानहानि नहीं मानी जाएगी, क्योंकि जनप्रिय व्यक्तियों के आचरण में भी लोग रुचि रखते हैं, ठीक है, उनसे लोग प्रेरणा पाते हैं, इसलिए उनके बारे में तरह तरह की बातें लोग करते हैं और उन्हें चलने देने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है, ये स्थिति रही। अब एक बात बचती है, वक्रोक्ति द्वारा मानहानि। वक्रोक्ति द्वारा मानहानि ये आपसे अलग से पूछा जाता है खूब कि वक्रोक्ति द्वारा मानहानि या डिफेमेशन बाय इन्यूंडो करके आता है, उसका प्रोनाउंसिएशन हो सकता कुछ और भी हो, लेकिन इन्यूंडो ऐसे करके उसको प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, वक्रोक्ति के द्वारा मानहानि है, ठीक है। तो वक्रोक्ति के द्वारा मानहानि ये क्या चीज है, ये भी आपसे खूब पूछा जाता है। देखिए, एक तरीका तो यह हुआ कि आपने ऐसे शब्दों को प्रकाशित किया है जिन शब्दों का स्वाभाविक और साधारण अर्थ ही मानहानिकारक है, वो स्वाभाविक, उनका नेचुरल मीनिंग वही मानहानिकारक है, ठीक है। तो वक्रोक्ति का तर्क लिए जाने की कोई जरूरत नहीं। वक्रोक्ति का तर्क क्या होता है बाद में देखेंगे, हम अभी इस पर बात कर रहे हैं कि एक तो मानहानि आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि आपने उन शब्दों का चुनाव कर लिया जो प्रत्यक्ष रूप से नेचुरल मीनिंग में मानहानिकारक है और आपने मानहानि की, तब तो वक्रोक्ति द्वारा मानहानि की ये कहा ही नहीं जाएगा। अब एक बात और है, आपने जिन शब्दों का चुनाव किया उन शब्दों के कई अर्थ हैं, उन शब्दों के कई अर्थ हो सकते हैं। जिन शब्दों का चुनाव आपने अपमान आलेख या अपमान वचन में किया है उनके कई अर्थ ये हो सकते हैं, उनमें से एक मानहानिकारक है, ठीक है, उनमें से एक मानहानिकारक है। और वादी यह कह रहा है कि आपके द्वारा प्रयुक्त शब्दों का यही अर्थ है, ठीक है, जो अर्थ उनका मानहानिकारक है। आपने कुछ शब्द बोले, जैसे राम राम कहा गया, तो राम राम अभिवादन के लिए भी कहा जाता है, राम राम
ठीक है, परिस्थिति के प्रति अपनी संवेदना उसे व्यक्त करने के लिए भी कहा था। उन्होंने कहा राम राम बहुत खराब हुआ, हे राम। ठीक है, तो शब्दों के कई अर्थ हो सकते हैं। तो अगर जो शब्द प्रयुक्त हैं वे स्वाभाविक अर्थों में ही मान हानिकारक है, तब तो वक्रोक्ति के लिए कोई मतलब ही नहीं। लेकिन अगर शब्द ऐसे हैं जो मान हानिकारक एक अर्थों में है लेकिन दूसरे अर्थों में निर्दोष है, और वादी कहता है कि हमारे संबंध में इनने छापा है और मान हानिकारक अर्थ में छापा है, ठीक है, तो इसे भी वक्रोक्ति का तर्क देना कहा जाता है। लेकिन ये शुद्ध अर्थों में विधिक वक्रोक्ति नहीं है। विधिक वक्रोक्ति कहे इसे भी दिया जाता है, वक्रोक्ति इस दशा को भी कह देते हैं। लेकिन शुद्ध अर्थों में वक्रोक्ति का अर्थ क्या है? शुद्ध अर्थों में वक्रोक्ति का अर्थ है कि शब्द चाहे प्रकट रूप में मानहानिकारक हो और चाहे प्रकट रूप से मानहानिकारक न हो, लेकिन वे कुछ परिस्थितियों के कारण, कुछ परिस्थितियों की मौजूदगी के कारण वादी से न सिर्फ संबंधित माने जाते हैं बल्कि वादी के प्रति मानहानिकारक ये भी मान लिए जाते हैं। और उन परिस्थितियों की जानकारी वादी के अलावा जिन लोगों को रही है वे उन परिस्थितियों से जोड़कर उन शब्दों का अर्थ निकालते हैं और उसके मानहानिकारक अर्थ से परिचित होकर उनकी नजर में वादी की मानहानि हो जाती है। इसी को विधिक वक्रोक्ति कहा जाता है। यानी विधिक वक्रोक्ति को अगर एक लाइन में डिफाइन करें तो विधिक वक्रोक्ति क्या है? विधिक वक्रोक्ति परिस्थितियों का वह विवरण है। विधिक वक्रोक्ति परिस्थितियों का वह विवरण है जिसे देने के माध्यम से वादी मानहानिकारक लेख से न सिर्फ अपना संबंध स्थापित कर देता है बल्कि उन परिस्थितियों के कारण अपमान आलेख में प्रयुक्त शब्द उन परिस्थितियों से परिचित व्यक्तियों के द्वारा वादी के संबंध में अपमानजनक मान लिए जाते हैं। ठीक है ना? वक्रोक्ति परिस्थितियों का वह विवरण है जो वादी को मानहानिकारक सामग्री से न सिर्फ जोड़ देता है बल्कि उन परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होने वाले व्यक्तियों को, ठीक है, वादी के प्रति शब्दों के मानहानिकारक अर्थ को प्रकट भी कर देता है। ठीक है ना? परिस्थितियों का वह विवरण है, यह विधिक वक्रोक्ति ये कहलाता है। यह विधिक वक्रोक्ति, ठीक है, जैसा मॉर्गन बनाम आदम्स प्रेस लिमिटेड में हुआ। ठीक है, मॉर्गन बनाम आदम्स प्रेस लिमिटेड में क्या है? इन परिस्थितियों से परिचित जो व्यक्ति हैं कि लड़की कुछ दिन पहले इनके साथ रही थी, इस परिस्थिति के कारण उसका संबंध उनसे जुड़ गया। ठीक है, इस परिस्थिति के कारण, इस परिस्थिति से परिचित प्रतीत होने वाले व्यक्तियों ने उस लेख को वादी से संबंधित मान लिया। एक और मुकदमा आप लोगों की किताबों में दिया, कैसिडी वर्सेस डेली न्यूज़पेपर। एक मिस्टर कैसिडी ये थे, उनका एक नाम कॉर्गिन ये भी था। अब ये कॉर्गिन या कैसिडी घुड़दौड़ के शौकीन थे, उनके अन्य महिलाओं से संबंध थे। इन्होंने घुड़दौड़ के एक फोटोग्राफर को अपना एक फोटो लेने की अनुमति दी एक महिला के साथ और कहा कि आप ये कैप्शन लगा सकते हैं कि हमने इनसे एंगेजमेंट कर ली है। उसने अगले दिन छापा कि कारगिन, कैसिडी नहीं लिखा उसने छापा कि कारगिन महोदय ने अमुक महिला से एंगेजमेंट कर ली है। ठीक है, अब हुआ क्या, एक और महिला थी, वो वादी के तौर पर प्रतिकर मांगने आई। उस महिला का कहना यह था
कि मेरी शादी कैसिडी से हुई और कैसिडी हमसे मिलने आते हैं। इन्होंने ये लिखा, और कारगिन जरूर इन्होंने लिखा, लेकिन कारगिन का एक नाम कैसिडी भी है, कारगिन का एक नाम कैसिडी है, मेरे पति का नाम कैसिडी है। इन्होंने लिखा कि कारगिन, जिन्हें कैसिडी भी कहा जाता है, अमुक महिला से एंगेजमेंट किए हैं, कैसिडी हमसे मिलने आते हैं। तो हमारे अड़ोस पड़ोस के लोगों ने यह माना कि हम एक दुष्चरित्र महिला हैं, क्योंकि मिस्टर कैसिडी तो अमुक महिला से एंगेजमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब उनकी शादी नहीं हुई और वो हमारे घर आते हैं। ठीक है, तो इस परिस्थिति से जो परिचित था कि कैसिडी नाम का व्यक्ति उस महिला के घर आता है, इस परिस्थिति से परिचित व्यक्तियों ने अपमान आलेख को न सिर्फ वादी से संबंधित माना, बल्कि उसके संबंध में उसे अपमानजनक भी माना। यह परिस्थितियों का ऐसा विवरण है जो वादिनी अपने वाद पत्र में दे रही है। यानी जब वादी या वादिनी अपने वाद पत्र में परिस्थितियों का वह विवरण प्रस्तुत करता है जो विवरण अपमान आलेख को न सिर्फ उससे जोड़ता है, बल्कि उन परिस्थितियों से परिचित व्यक्तियों की नजर में उसे वादी के प्रति अपमानजनक यह भी बना देता है, परिस्थितियों के उसी विवरण को वक्रोक्ति, इसका तर्क कहा जाता है। ठीक है, और जब वक्रोक्ति का तर्क दिया जाता है तो साक्ष्य का वह नियम उलट जाता है जो साक्ष्य का नियम मानहानि में सामान्य तौर पर रहता है। मानहानि में सामान्य तौर पर क्या है? मानहानि में सामान्य तौर पर नियम यह है कि वादी के संबंध में जो प्रकाशित है उसे न्यायालय झूठ मानकर चलता है। ठीक है, और विद्वेष इसकी उपधारणा यह भी करता है और झूठ की उपधारणा यह भी करता है। लेकिन अगर वक्रोक्ति, ठीक है, ये ऐसे शब्दों में की गई है जो प्रकटता निर्दोष है, अगर ऐसे शब्दों में की गई है जो प्रकटता दोषी है, तब तो सिर्फ इतना ही साबित करना है कि साहब इन शब्दों का संबंध किन्हीं परिस्थितियों के कारण वादी से है। ठीक है, तब तो बात ही अलग है, तब भी वक्रोक्ति का तर्क दिया जाएगा। लेकिन चूंकि प्रकट शब्द जैसे मानहानिकारक ही है, ठीक है, तब तो बात अलग है। लेकिन जैसा मिस्टर कैसिडी में है, इस वाले मुकदमे में है, इसमें फला कारगिल की एंगेजमेंट उनसे हो गई, तो इसमें क्या अपमानजनक है? भाई इसमें क्या अपमानजनक है? इसमें तो कुछ भी अपमानजनक नहीं है। ठीक है, तो अगर ऐसे शब्द छापे गए हैं जो प्रकटता अपमानजनक नहीं है, जो प्रकटता बिल्कुल अपमानजनक नहीं है, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों के कारण वादी के प्रति अपमानजनक मान लिए गए हैं, तो वक्रोक्ति के तर्क में वादी को यह साबित करना पड़ेगा, यानी साक्ष्य का सामान्य सिद्धांत लागू होगा कि वादी को यह साबित करना पड़ेगा कि शब्द न सिर्फ उसके संबंध में, ठीक है, उसके संबंध में झूठ हैं, बल्कि किन्हीं परिस्थितियों के कारण उससे जुड़ते भी हैं और उसके संबंध में अपमानजनक भी हैं। यह उसे ही साबित करना पड़ेगा वक्रोक्ति के तर्क में। लेकिन अगर मानहानि पर, ठीक है, का सामान्य मामला हो, वक्रोक्ति का तर्क न लिया गया हो, मानहानि के सामान्य मामले में वादी को प्रथमता कुछ भी साबित नहीं करना, प्रथमता न्यायालय उसके पक्ष में उपधारणा करेगा। लेकिन वक्रोक्ति के माध्यम से अगर मानहानि की शिकायत की गई है और जो छापे गए शब्द हैं वो प्रथमता अपने स्वाभाविक अर्थों में निर्दोष है, तो फिर स्थिति यह बनेगी कि बर्डन ऑफ प्रूफ सामान्य मामलों की तरह वादी पर ही रहेगा। ठीक है, यह वक्रोक्ति के माध्यम से मानहानि। अब सवाल बचता है सिर्फ एक, और वो सवाल क्या है कि मानहानि में एक्सेप्शन क्या है, मानहानि के अप्रत्य के एक्सेप्शन क्या है, अपवाद क्या है, बचाव क्या है। एक्सेप्शन तो ना कहें, डिफेंस कहें, डिफेंस कहें, एप्रोप्रिएट वर्ड ये है कि मानहानि के अकृत्य में प्रतिवादी को बचाओ, ये क्या उपलब्ध है, डिफेंसेस क्या उपलब्ध है। तो दो प्रकार के डिफेंस ये उपलब्ध है प्रतिवादी को। एक, वो ये कह सकता है कि हमने जो कुछ छापा वो सच है। देखिए, क्रिमिनल में अगर अपराध
दर्ज हुआ आपके खिलाफ, मानहानि अपराध भी है, मानहानि कृत्य भी है। अगर मानहानि अपराध के तौर पर दर्ज हो गया और आपने सिर्फ इतना ही कहा कि हमने जो कुछ कहा वो सच है, तो मानहानि के अपराध में आप सजा पा जाएंगे। क्योंकि मानहानि के अपराध में स्थिति क्या है कि वहां अगर सच भी है तो किसी के संबंध में आप ऐसा नहीं करेंगे जब तक जनहित में वैसा कहना जरूरी ना हो जाए, उस सच का उद्घाटन जरूरी ना हो जाए। ठीक है, अगर किसी के संबंध में कोई बात सच है तो उसे तब तक मत कहिए जब तक वो जनहित में कहना जरूरी ना हो। अगर जनहित में कहना जरूरी नहीं था और आपने कहा, ठीक है, जनहित में कहना जरूरी नहीं था और आपने कहा, तो आपके खिलाफ अपराध और अकृत्य दोनों दर्ज हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जनहित में कहना जरूरी था ही नहीं और आपने कहा। ठीक है, तो भले ही वो सच है, आपके खिलाफ, ठीक है, जो कुछ आपने कहा, जो कुछ आपने कहा, हां, कि वो सच है, जो कुछ आपने कहा वो सच है किंतु मानहानिकारक है। ठीक है, जो कुछ आपने कहा वो सच है लेकिन मानहानिकारक है। आपको अपराध की दिशा में अगर मानहानि अपराध के तौर पर आपके खिलाफ दर्ज कर ली गई है तो आपको बचाव के लिए यह भी साबित करना पड़ेगा कि जो कुछ आपने कहा वो न सिर्फ सच है बल्कि जनहित में उसका प्रकाशन, जनहित में उसकी जानकारी देना यह भी आवश्यक था। तब तक अपराध के से आप बचाव यह हासिल नहीं कर पाएंगे। सिर्फ इतना कह के कि वो सच है जो कुछ हमने कहा, आप अपराध में कोई बचाव यह हासिल नहीं करेंगे। लेकिन अगर मामला अकृत्य के तौर पर जो कुछ आपने कहा वो मानहानि के अकृत्य के तौर पर आपके विरुद्ध प्रतिकर की प्राप्ति हेतु भी, ठीक है, मुकदमा उसके आधार पर लाया गया है, यह स्थिति बनी, तो वहां सिर्फ इतना साबित कर देना यह पर्याप्त होगा कि जो कुछ आपने कहा वो सच था। वहां यह साबित करना जरूरी नहीं है। वहां भले ही ये आप बिल्कुल साबित न करें कि वो जनहित में प्रकाशित करना जरूरी था नहीं था, इस सब से कोई लेना देना नहीं। अगर मानहानि के अकृत्य के रूप में शिकायत करके प्रतिकर की मांग की गई है तो केवल और केवल इतना साबित कर देना पर्याप्त है कि वो जो कुछ आपने छापा प्रकाशित किया वो सच था। इतना पर्याप्त है। अपराध अगर दर्ज हो गया तो इतना पर्याप्त नहीं होगा। अगर आपने यह भी साबित कर दिया वो सच था तो भी सजा पा जाएंगे आप। वहां आपको अतिरिक्त साबित करना होगा कि न सिर्फ सच था बल्कि जनहित में उसका प्रकाशन भी जरूरी था। यह फर्क है अपराध और अकृत्य के रूप में मानहानि का। दूसरा बचाव, आपने उचित टीका टिप्पणी की है। आपकी जो टिप्पणी है वो उचित है, जस्टिफाइड है। ठीक है, जस्टिफाइड टिप्पणियां कौन सी होती हैं? ये आप आईपीसी में जब 499 पढ़ते हैं तो उसके जो एक्सेप्शन उसके जो स्पष्टीकरण में इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं, दृष्टांत दिए हुए हैं कि जैसे किसी ने कोई किताब ये छाप दी, आपने उसको पढ़ा और पढ़ने के बाद कहा कि भाई किताब में बड़ा मूर्खतापूर्ण ढंग से इसको लिखा गया है, लेकिन जरूर मूर्ख रहा होगा, नहीं है मानहानि, नहीं मानहानि। जब आप ये कहें कि वो तो है ही मूर्ख, ऐसे ही लिखेगा, अब है मानहानि। ठीक है, ये विचार प्रकट नहीं किया, ये आपने टिप्पणी नहीं की है, बल्कि तथ्य का कथन किया कि वो मूर्ख है, उससे ऐसी ही किताब की उम्मीद थी। ये तथ्य का कथन है कि वो मूर्ख है। तथ्य क्या है? एविडेंस की भाषा में। ठीक है, वस्तुओं के वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य, ठीक है, या कोई मानसिक दशा जिसका भान दूसरे व्यक्तियों को है। आप एक तथ्य उद्घाटित कर रहे हो कि वो मूर्ख है, इसलिए उसने ऐसी किताब लिखी। ये टिप्पणी नहीं है। ठीक है, टिप्पणी कौन सी है कि भाई किताब बहुत रद्दी है, लगता लेखक मूर्ख होगा।
ठीक है, ये टिप्पणी है। तो टिप्पणी अगर शुद्ध है, उचित है, टिप्पणी आपके मन से नहीं होनी चाहिए। टिप्पणी जो मटेरियल आपके सामने है उसके आधार पर बनाई जानी चाहिए। ये जैसे किताब हमने पढ़ी, मटेरियल के आधार पर हमने टिप्पणी बनाई, लेखक मूर्ख होगा। अब मानहानि नहीं है, ठीक है ना। तो सत्य, उचित, टीका, टिप्पणी, ये दो मानहानि। और फिर विशेषाधिकार। विशेषाधिकार अगर है कथनकर्ता को तो भी मानहानि नहीं। और विशेषाधिकार जैसे संसदीय विशेषाधिकार, संसद में कुछ कहा गया, चाहे वो मानहानिकारक है नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं। सरकार की कार्यवाहियां चल रही, सरकार के मंत्री आपस में एक दूसरे से कुछ पूछ रहे कि फला कैसा है, फला कैसा है, उसके बारे में रिपोर्ट दो, ये करो वो करो, मानहानि नहीं है, ठीक है। मिलिट्री, इनकी कार्यवाहियां चल रही है, ये रिपोर्टें मांग रहे हैं एक दूसरे से, मानहानि नहीं। न्यायालय की कार्यवाही चल, न्यायालय में तो रोज ही मानहानि, झूठ बोलना है, इन्होंने ऐसा किया, वीटो आरोप लगाए जाते हैं, मानहानि नहीं है। ना वकील मानहानि के अंतर्गत आ सकते हैं क्योंकि वो न्यायिक कार्यवाहियों में काम कर रहे हैं। और दूसरा विशेषाधिकार, अवसर का विशेषाधिकार, ठीक है। अवसर का विशेषाधिकार जैसे आपके ऊपर एज ए गुड सिटीजन ड्यूटी है कि आप जिसके बारे में ये संदेह रखते हो कि उसने अपराध किया, उसकी सूचना पुलिस अधिकारियों को दो। तो जब पुलिस अधिकारियों को दोगे तो कथन तो मानहानिकारक ही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के अगर विशेषाधिकार के अवसर पर कोई कथन किया जाए, विशेषाधिकारी अवसर पर कोई कथन किया जाए, जैसे आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप अपराध की सूचना दो, तो अपराध की सूचना आप दोगे। आपने सुना कि किसी का बच्चा बिगड़ रहा है तो बताओगे, ठीक है। तो विशेषाधिकार अगर यह आपको हासिल हुआ, जैसे वकील, इन्हें विशेषाधिकार होता है। अगर विशेषाधिकार आपको है और फिर आपने कथन किया है, कथन को करने के संबंध में, तो कथन भले ही मानहानिकारक उसकी प्रकृति हो जाए, फिर भी उससे मानहानि का गठन नहीं होगा। और यह आत्यंतिक विशेषाधिकार, जैसे संसदीय कार्यवाहियां, न्यायिक कार्यवाहियां ये चले, इनमें जो कथन किए जाएंगे ये भी मानहानिकारक विशेषाधिकार, ये अगर है कथनकर्ता को तो उसका कथन मानहानि नहीं माना जाएगा। विशेषाधिकार दो प्रकार के हैं, आत्यंतिक और विशेषित। आत्यंतिक जैसे संसदीय विशेषाधिकार, जैसे न्यायिक कार्यवाहियां, जैसे मिलिट्री की कार्यवाहियां, जैसे राज्य की कार्यवाहियां, इनमें जो कथन किए जाएंगे वो मानहानिकारक नहीं माने जाएंगे। और विशेषित विशेषाधिकार यानी कोई विशेष अधिकार आपको अवसर के कारण, आप वकील के रूप में काम कर रहे हैं, आप एज ए गुड सिटीजन अपराध की सूचना दे रहे हैं, ठीक है। तो इस अवसर पर किए गए कथन भी मानहानि नहीं माने जाएंगे। और क्षतिपूर्ति किन तथ्यों को ध्यान में रखकर मानहानि में की जाएगी, तो किस ढंग से मानहानि की गई, कितने लोगों तक मानहानि पहुंची, पक्षकारों का जीवन स्तर क्या है, इस सब को ध्यान में रखकर मानहानि में क्षतिपूर्ति ये दी जाएगी। इसके अलावा मानहानि के प्रति उपचार, क्षतिपूर्ति के अलावा व्यादेश भी है। व्यादेश जारी करके मानहानिकारक कथनों का प्रकाशन ये रोकने की प्रार्थना ये भी न्यायालय से की जा सकती है। ये मानहानि अपकृत्य के रूप में खत्म, ठीक है। इसके बाद अगली चर्चा हम लोग किस पर करेंगे, विद्वेषपूर्ण अभियोजन पर।